मित्रों नमस्कार। इस सत्र में आज हम भाषा विकास के द्वितीय भाग के बारे में जानेंगे। भाषा विकास के प्रथम भाग में ही हम भाषा के उत्पत्ति के सिद्धांत, भाषा का स्वरूप, भाषा विकास के अनेक रूप के बारे में जाने हैं। आज हम इस सत्र में भाषा विकास के कारण, भाषा एवं बोली, भाषा एवं लिपि के संबंध के बारे में जानेंगे। भाषा विकास के कारण, भाषा विकास के दो कारण हो सकते हैं, एक आभ्यंतर कारण एवं दूसरा बाह्य कारण। आभ्यंतर कारण के अंतर्गत कई कारण हो सकते हैं, जैसे मुख सुख या प्रयत्न लाघव। शब्द के उच्चारण हेतु अपेक्षित प्रयत्न से कम प्रयत्न करना मुख सुख या प्रयत्न लाघव कहलाता है। जैसे स्त्री के जगह स्त्री, दुग्ध के जगह दूध आदि शब्दों का प्रयोग करना। वैसे ही भावातिरेक आभ्यंतर कारण का एक महत्वपूर्ण कारण है। प्रेम, शोक आदि भावावेश के कारण शब्दों का रूप बदल जाता है। जैसे माँ के जगह मैया आदि शब्दों का प्रयोग होना। वैसा ही आभ्यंतर कारण में और भी कारण अंतर्भुक्त हैं, जैसा मात्रा, सुर, बलाघात के अयोग्य प्रयोग होना। मात्रा, सुर, बलाघात आदियों का अयोग्य प्रयोग के कारण भाषा में परिवर्तन आता है। जैसे सीता के जगह सिया, ज्ञान के जगह ज्ञान, विद्यालय के जगह विद्यालय आदि शब्दों का प्रयोग होना। वैसा ही आभ्यंतर कारण का एक महत्वपूर्ण कारण अपूर्ण अनुकरण भी है। उच्चारण समस्या, असावधानता, अज्ञानता एवं अशिक्षा के कारण अपूर्ण अनुकरण होता है, जिससे भाषा परिवर्तित हो जाती है। जैसे शाप शब्द के जगह श्राप शब्द का प्रचलन होना, प्रातः शब्द के लिए प्रातः काल शब्द का प्रयोग होना। वैसा ही आभ्यंतर कारण में अपूर्ण अनुकरण की तरह लिपि की अपूर्णता भी एक महत्वपूर्ण कारण है। लिपि की अपूर्णता के कारण ध्वनियों का स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाता। जैसे गुप्त के जगह गुप्ता, मिस्र की जगह मिश्रा, पंडा की जगह पांडा आदि शब्दों का प्रयोग होना। वैसे ही नवनिर्माण की प्रवृत्ति भी आभ्यंतर कारण का अंतर्भुक्त कारण है। नूतन शब्द निर्माण की प्रवृत्ति के कारण भाषा में परिवर्तन आदि है। आज के हिंदी में अकादमी, तकनीकी आदि शब्दों का प्रयोग इसी का उदाहरण है। अकादमी एवं तकनीक आदि शब्द का मूल अंग्रेजी भाषा है, परंतु आज सहज हिंदी भाषा में प्रयोग होना शुरू हुआ है। वैसे ही आभ्यंतर कारण में और भी कारण अंतर्भुक्त हैं, जैसे मतानुयायी प्रवृत्ति। विभिन्न मतानुयायियों की प्रवृत्ति मत विचारानुसार भिन्न होने के कारण उसका प्रभाव भाषा पर पड़ता है। जैसे हिंदू धर्म में धर्म एवं पुनर्जन्म का संप्रत्यय, ईसाई धर्म में पुनर्जन्म की संप्रत्यय न होने के कारण वहाँ RIP, रेस्ट इन पीस का प्रचलन है। वैसे ही प्रयोगाधिक्य की वजह से भी आभ्यंतर परिवर्तन होते हैं। जैसे अधिक प्रयोग शब्द से परिवर्तन होता है। चतुर्वेदी के जगह चौबे, दो के जगह दो, आदित्यवार के जगह इतवार का प्रयोग होना इस प्रयोगाधिक्य का कारण है। इस प्रकार विचार किया जाए तो आभ्यंतर कारण में और कई भी कारण जुड़ सकते हैं। आभ्यंतर कारण की तरह बाह्य कारण भी भाषा के परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाती है। बाह्य कारण में महत्वपूर्ण कारण के रूप में भौगोलिक कारण माना जाता है। भौगोलिक विभिन्नता के कारण जलवायु में अंतर होता है, जिसके कारण भाषा में भी अंतर दिखता है। जैसे उष्ण प्रदेश में हाथ उच्चारण किया जाता है, शीत प्रदेश में जिह्वा की शिथिलता के कारण
वही हाथ शब्द में परिवर्तित हो जाती है। एवं भिन्न भिन्न भाषा युक्त मनुष्यों से संपर्क के कारण भी भाषा में परिवर्तन आता है। वैसा ही भौगोलिक कारण की तरह बाह्य कारण में ऐतिहासिक कारण भी महत्वपूर्ण कारण है। राजसत्ता परिवर्तन, क्रांति, विप्लव, आक्रामक जाति का आगमन, व्यापारिक संबंध इत्यादि ऐतिहासिक अथवा राजनीतिक कारणों से भी भाषा में परिवर्तन आता है। जैसे हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की, फ्रेंच, पुर्तगाली एवं अंग्रेजी शब्दों का समावेश हो गया है। ऐतिहासिक कारण की तरह सांस्कृतिक कारण भी महत्वपूर्ण है। संस्कृति समाज का प्राण एवं भाषा समाज का उपज। अतः किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक हलचल से भाषा प्रभावित होती है। सांस्कृतिक संस्थाएं तथा सांस्कृतिक व्यक्तियों का प्रभाव एवं सांस्कृतिक मिलन के कारण भाषा परिवर्तित होती ही है। जैसे आर्य संस्कृति द्राविड़ संस्कृति का मिलन, स्वामी शंकराचार्य, गोस्वामी तुलसीदास जैसे व्यक्ति, ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि संस्थाएं भाषा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। बाह्य कारण में सामाजिक कारण भी एक महत्वपूर्ण कारण है। सामाजिक जीवन, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था आदि का समाज के ऊपर प्रभाव के कारण भाषा में परिवर्तन आता ही है। जैसे समाज में शांति के समय शुद्ध एवं नियंत्रित भाषा का विकास होता है। युद्ध काल में आक्रोश, शूरता, वीरता, शस्त्र संबंध शब्दों की प्राचुर्यता होती है। बाह्य कारण में साहित्यिक कारण भी महत्वपूर्ण है। साहित्य की धारा विभिन्न रसों से विभिन्न वर्गों के भावों को प्रकट करता है। साहित्य की वाणी जनसाधारण की पीड़ा, आकांक्षाओं आदि को नव्य नूतन शब्द सर्जना के साथ प्रस्तुत कर भाषा के स्वरूप में परिवर्तन कर देती है। वैज्ञानिक युगानुकूलता के कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेजी से शुरू हुई है। इसी वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण तकनीकी एवं परिभाषिक शब्दावलियों से भी परिवर्तन हो चुकी है भाषा, जिससे भाषा का भी एक परिवर्तित स्वरूप दिखता है। भाषा के इस परिवर्तन होने के इस प्रकार के अनेक कारण हो सकते हैं। इसलिए भाषा परिवर्तन की दिशाएं क्या है देखना आवश्यक है। भाषा परिवर्तन की दिशाएं में महत्वपूर्ण भाषा के 5 अंग हैं: ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य एवं अर्थ। भाषा के इन 5 अंगों में जो परिवर्तन होती है वही भाषा परिवर्तन की दिशाएं तय करती है। जैसे ध्वनि परिवर्तन, आगम, लोप, महाप्राणीकरण, अल्प प्राणीकरण, ह्रस्वीकरण, दीर्घीकरण इत्यादि विविध कारणों से ध्वनि में परिवर्तन होता है। जैसे लज्जा से लाज, शाक से साग आदि शब्दों का प्रचलन होना। शब्द परिवर्तन भी भाषा परिवर्तन की दिशाएं तय करती है। कालांतर में जब शब्द में परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन भाषा को परिवर्तित करती है। जैसे बहुत पहले पिता शब्द प्रयोग किया जाता था और पिता शब्द से बाप, बाप से बापा और आजकल पापा शब्द में परिवर्तित हो गया है। वैसा ही मातृ शब्द से माता, माँ, माई, मैया, आई आदि शब्दों का प्रचलन होना। पद परिवर्तन भी भाषा परिवर्तन की दिशाएं तय करती है। प्राचीन पद का लोप होना, नवीन पद का आगमन होना पद परिवर्तन कहलाता है। जैसे संस्कृत के 3 त्रिवचन के जगह हिंदी में द्विवचन का प्रचलन होना। वाक्य परिवर्तन भी भाषा परिवर्तन की एक प्रकार की दिशा है। जैसे योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में लक्षणा, व्यंजना, अविधादि भेदों का परिवर्तन से अर्थों में परिवर्तन होता है, जिससे भाषा परिवर्तित होती है। भैंस के आगे बीन बजाना जैसे वाक्य, जैसे मुहावरे, लक्षणा, व्यंजना आदि भेदों को
बताती है जिसका अर्थ अक्षरिक अर्थ नहीं होता है। इस प्रकार भी भाषाएं परिवर्तित होती है। भाषा परिवर्तन की अन्यतम दिशा अर्थ परिवर्तन है। अर्थ परिवर्तन 5 प्रकार मुख्यतः देखी जाती है, जिसमें अर्थ विस्तार। अर्थ विस्तार यानी सीमित अर्थ में प्रयुक्त व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होना। उदाहरण स्वरूप गवेषणा शब्द। गवेषणा शब्द पूर्व में गो यानी गाय के अन्वेषण से संबंधित था, परंतु वर्तमान यह शब्द अनुसंधान से संबंधित हो गया है। अर्थ परिवर्तन की अन्य प्रकार है अर्थ संकोच। व्यापक अर्थ में प्रयुक्त शब्द सीमित अर्थ में प्रयुक्त होना अर्थ संकोच कहलाता है। जैसे पूर्व में पंकज शब्द पंख से उत्पन्न होने वाला हर प्रकार के पुष्प को इंगित करता था, परंतु वर्तमान पंकज केवल कमल शब्द से सीमित हो चुका है। अर्थ परिवर्तन की दिशा में अर्थादेश एक महत्वपूर्ण कारण है। किसी शब्द का अर्थ अपने परंपरागत अर्थ से संपूर्ण भिन्न होना अर्थादेश कहलाता है। जैसा वर यानी श्रेष्ठ शब्द के जगह वर का अर्थ दुल्हा इस शब्द से परिवर्तित हो चुका है। अर्थ परिवर्तन का प्रमुख अंग अर्थोत्कर्ष भी है। अर्थोत्कर्ष यानी निकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द उत्कृष्ट अर्थ में प्रयोग होना। जैसे पूर्व में साहस शब्द चोरी डकैती के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु वर्तमान यही साहस शब्द धैर्य एवं हिम्मत का पर्यायवाची शब्द बना है। वैसा ही इसका अन्य प्रकार अर्थ अपकर्ष है। उत्कृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द निकृष्ट अर्थ में प्रयोग होना अर्थ अपकर्ष कहलाता है। जैसे पूर्व में शौच पवित्रता के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु वर्तमान वह मलमूत्र त्याग करने वाली क्रिया के साथ प्रयोग की जाती है। इस प्रकार अर्थ के परिवर्तन के कई दिशाएं हैं एवं भाषा परिवर्तन के भाषा के प्रमुख 5 अंगों का परिवर्तन होना भाषा परिवर्तन की दिशाएं तय करती है। आगे भाषा के अन्य रूप विभाषा यानी उपभाषा के बारे में जानेंगे। विभाषा का अन्य नाम उपभाषा है। उपभाषा किसी भाषा के क्षेत्रीय प्रकार को कहा जा सकता है, जैसे छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी आदि भाषा। उपभाषा न तो पूर्णतः भाषा है न बोली। यह भाषा एवं बोली की मध्य स्थिति है। उपभाषा या विभाषा कई बोलियों का समूह भी हो सकता है। उपभाषा का क्षेत्र बोली से विस्तृत है। जब उपभाषा भाषा का स्वरूप प्राप्त करता है, तब उसके अधीन आने वाली बोलियां उपभाषा या विभाषा की दर्जा प्राप्त कर लेती। तो स्वाभाविक उपभाषा के अधीन आने वाली बोली और भाषा के संबंध क्या है, यह भी स्पष्ट होना आवश्यक है। एक व्यक्ति की भाषा व्यक्ति बोली या व्यक्ति भाषा कही जाती है। ऐसे व्यक्तियों की भाषा का सामूहिक रूप बोली होती है। बोली भाषा का वह रूप है जो मूलतः भूगोल पर आधारित एवं सीमित क्षेत्र में व्यवहृत होती है। बोली किसी विशेष क्षेत्र के उन सभी लोगों की बोलचाल की भाषा का मिश्रित रूप है, जिसकी पारस्परिक भेद को अनुभव नहीं किया जा सकता। कई मिलती जुलती उपबोलियों का सामूहिक रूप बोली होती है एवं कई मिलती जुलती बोलियों का सामूहिक रूप से उपभाषा या भाषा के रूप में विकसित होती है। इस प्रकार बोली एवं उपभाषाओं का संबंध है। अभी आगे यह जानना आवश्यक है, भाषा और बोली किस प्रकार संबंधित है। भाषा और बोली पूर्व की चर्चा के अनुसार देखा जाए तो भाषा और बोली के मध्य अन्योन्याश्रित संबंध है। जैसे कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली का क्षेत्र सीमित। भाषा के अंतर्गत एकाधिक बोलियां हो सकती है। बोली के अंतर्गत कोई भाषा
नहीं होती है। भाषा का मानक रूप होता है, बोली का मानक रूप नहीं होता है। भाषा साहित्य के साथ साथ शिक्षा, शासन, विधान, न्याय, कार्यपालिका आदि विविध क्षेत्र में व्यवहृत होती है। बोली लोक साहित्य के लोकगीत, लोक कथा, वाचिक परंपराओं एवं बोलचाल में ही प्रायः उपयोग होती है। सामान्यतः हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। बोलियों का प्रायः व्याकरण नहीं होता है। भाषा बोली की तुलना में अधिक प्रतिष्ठित होती है। बोली भाषा से ही जन्य होती है, यानी पैदा होती है। बोली का भाषा में विकसित होने का कारण क्या हो सकता है? बोली का भाषा के रूप में परिवर्तित होने के लिए कई कारण हो सकते हैं, जैसे साहित्यिक श्रेष्ठता, साहित्यिक अभिव्यक्ति माध्यम के कारण, जैसे संथाली और मैथिली आदि भाषाओं का विकास हुआ है। वैसा ही धार्मिक एवं सांस्कृतिक आधार के कारण भी बोली भाषा के रूप को प्राप्त करती है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा अवधि को धार्मिक ग्रंथों में प्रयोग किए जाने के पश्चात अवधि बोली से धीरे धीरे भाषा के रूप को प्राप्त कर लेती है। वैसे ही क्षेत्र विस्तार एवं प्रयोक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण भी बोली भाषा के रूप को प्राप्त कर लेती है, तथा व्यापक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनने के कारण भी भाषा के रूप को प्राप्त करती है, जैसे मैथिली का भाषा होना। वैसे और एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है, राजाश्रय या राजनैतिक प्रतिष्ठा और प्रोत्साहन के कारण भी बोली भाषा के रूप को प्राप्त कर लेती है, जैसे उर्दू और पारसी आदि भाषाएं मुगल काल में प्रतिष्ठित हुई है। बोली के पश्चात भाषा के एक महत्वपूर्ण अंग और भी है, जो है लिपि। किसी भी भाषा के ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। भाषा ध्वनि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह को ही लिपि कहते हैं। भाषा श्रव्य होती है और भाषा को दृग्गोचर बनाने के लिए प्रयुक्त ध्वनि प्रतीकों को लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं। लिपि अभिव्यक्ति के कोश को अक्षुण्ण रखने का लिखित माध्यम है। जैसे अभी कुछ ही देर पहले हम लोगों ने भाषा और बोली के संबंध को चर्चा किए, वैसे ही आज देखा जाए भाषा और बोली का भी संबंध वैसा ही है। आज लिपि के बिना भाषा के संबंध को कल्पना कर पाना कठिन है। भाषा श्रव्य एवं सूक्ष्म है, लिपि दृश्य एवं पाठ्य है तथा स्थूल है। भाषा ध्वनि संकेतों का प्रतीक है, लिपि ध्वनि प्रतीकों का प्रतीक है। भाषा मूलतः स्थानिक एवं तात्कालिक माध्यम है, तो लिपि भाषा को सार्वकालिक एवं सर्वदेशिक रूप प्रदान करती है। वैसे ही देखा जाए तो भाषा उच्चारित होकर लुप्त हो जाती है, परंतु लिपि चिरकाल तक संचित एवं ग्राह्य रहती है। भाषा अस्थायी, भाषा मूल रूप में ध्वनियों पर आधारित होती है। लिपि स्थायी, लिपि में उन ध्वनियों को रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। भाषा का संबंध जीवन से है, लिपि का संबंध सभ्यता से है। तो स्वाभाविक अभी मन में यह भी शंका आती होगी कि लिपि का विकास कैसे हुआ होगा। जैसे भाषा का विकास का प्रश्न आज भी समाधान नहीं हो पाया है, वैसे ही लिपि विकास का भी प्रश्न का समाधान नहीं हो पाया है। परंतु लिपि विकास के क्रम में 6 प्रकार की लिपियां प्राप्त होती है, यथा चित्र लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भाव लिपि, भावध्वनि लिपि एवं ध्वनि लिपि। इस 6 प्रकार की लिपियों में से 3 मुख्य लिपियां एवं 3 गौण लिपियां, चित्र लिपि, भाव लिपि एवं ध्वनि लिपि
लिपि के मुख्य गण में आते हैं एवं सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावध्वनि लिपि यह लिपि के गौण रूप में आते हैं। आइए चर्चा करते हैं लिपि के मुख्य रूपों को चित्रलिपि से। चित्रलिपि लिपि का वह प्राचीनतम प्रारंभिक रूप है जिसमें वस्तुओं को चित्र के द्वारा अंकित किया जाता है। इस लिपि में पहाड़, मनुष्य, वृक्ष, पशु पक्षियों इत्यादि की आकृति अंकित कर दी जाती थी। चित्रलिपि पत्थर, हड्डी, हाथीदांत, शींग, छाल, मिट्टी के पात्रों पर अंकित किए जाते थे। यह लेखन इतिहास की पहली सीढ़ी थी। इस लिपि को लिखने की कोई विशेष शिक्षण की आवश्यकता नहीं थी एवं वस्तु का शीघ्र बोध हो जाता था, परंतु सामान्य भाव अभिव्यक्त करने के लिए महान श्रम करने की आवश्यकता थी। अमूर्त भावों को अभिव्यक्त करना कठिन था। कठिन तो क्या, अभिव्यक्त ही नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा यह लिपि अधिक स्थान लेने के साथ साथ स्थान एवं समय का भी बोध नहीं कराया पाता था। लिपि विकास के पश्चात भाव लिपि का उदय होता है, जो मुख्य लिपियों के द्वितीय सोपान है। लिपि विकास की यह द्वितीय मुख्य सीढ़ी है। चित्रलिपि का श्रमसाध्यता के फलस्वरूप भावलिपि का उदय हुआ। भावलिपि वह लिपि थी जो ध्वनियों को व्यक्त न करके भावों, विचारों और वस्तुओं आदि को प्रकट करती थी। यह चित्रलिपि का विकसित रूप था जिसमें चित्रों के सरलीकरण एवं संबंध अर्थ पर विशेष जोर दिया जाता था। भावलिपि के बारे में कहा जाए तो जैसे सूर्य के लिए गोल एवं रोदन के लिए आंख एवं टपकती आंसू, मनुष्य के लिए 2 पैर 2 हाथ का रेखा चित्र, विपद के लिए खोपड़ी इत्यादि का बनाना। यह चित्र लिपि के अनुसार संक्षिप्त, कम क्लिष्ट एवं अधिक भावग्राहक थी, परंतु इसमें भी समस्या थी कि सूक्ष्म भावों को अंकन करने में यह असमर्थ है। इसीलिए ध्वनि लिपि का विकास हुआ। ध्वनि लिपि विकास का तृतीय सोपान था। लिपि के विकास में ध्वनि लिपि सबसे बड़ी उपलब्धि है। यतोहि चित्र एवं भावों की भूमिका से ऊपर उठकर प्रत्येक ध्वनि को अंकित करने की क्षमता का विकास हो पाया था। जैसे देवनागरी, रोमन, अरबी आदि लिपियां। ध्वनि लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए कुछ संकेत का निर्धारण हुआ और उसके द्वारा भावों, विचारों की अभिव्यक्ति होने लगी। ध्वनि लिपि के अत्यंत विस्तार के कारण कुछ विद्वानों ने ध्वनि लिपि को 2 भाग में बांट दिया, जैसे अक्षरिक चिन्ह और वार्णिक चिन्ह। अक्षरिक चिन्ह यह किसी अक्षर को व्यक्त करता है, वर्णों को नहीं। इसे क एवं अ वर्ण है और दोनों वर्ण मिलकर क अक्षर है। परंतु वार्णिक चिन्ह में इनमें से चिन्ह लिपि की लघुतम इकाई को ही प्रकट करती है। जैसे रोमन में केवल के से क अभिव्यक्त होता है। 3 मुख्य लिपियों के पश्चात गौण लिपियों की बारी आती है। गौण लिपियों के प्रथम सोपान में सूत्र लिपि है। सूत्र लिपि की परंपरा आज भी किसी न किसी रूप में चली आ रही है। स्मरण के लिए आज भी लोग रुमाल आदि में गांठ बांध देते हैं। रस्सी में रंग बिरंग सूत्र बांधकर रस्सी को रंग बिरंग रंग से रंग कर जानवरों की खाल आदि में भिन्न भिन्न रंगों के मोती, घोंगे, मूंगे, मनके आदि बांधकर तरह तरह की रस्सी में विभिन्न दूरियों पर गांठ बांधकर एवं विभिन्न लंबाइयों की रस्सियों आदि के आधार से भाव को प्रकट करने का प्रयास किया जाता है। डंडे में भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न मोटाइयां या भिन्न भिन्न रंग के रस्सी बांधकर भाव के कई प्रकारों को प्रकट करने का प्रयास किया जाता था।
और इस प्रकार का आज भी कई जगह पर प्रचलन है। इसी गौड़ लिपियों के क्रम में अगले क्रम में आता है भाव ध्वनि मूलक लिपि। ऐसी लिपि जो कुछ बातों में तो भाव मूलक है और कुछ बातों में ध्वनि मूलक होती है, वे लिपियां भाव ध्वनि मूलक लिपि कही जाती है। इस लिपि में कुछ चिन्ह चित्र मूलक तथा भाव मूलक और कुछ चिन्ह ध्वनि मूलक होते हैं और दोनों ही का इसमें यथा समय प्रयोग होता है। कुछ विद्वानों का कहना है मेसोपोटामियन, मिस्री तथा हित्ती आदि लिपियों को प्राय भाव ध्वनि मूलक लिपि कही जाती है। आधुनिक चिल्नी लिपि भी कुछ अंशों में इसी प्रकार का ही लिपि का अंतर्भुक्त विषय है। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि हिंदू घाटी की लिपि भी इसी श्रेणी की ही है। अगले क्रम में भावाभिव्यक्ति एवं प्रतीकात्मक पद्धति या प्रतीकात्मक लिपि का क्रम है। शुद्ध अर्थ में इसको लिपि नहीं कहा जा सकता, फिर भी भावाभिव्यक्ति का एक प्रतीकात्मक माध्यम है। जैसे कि इस रूप में लिया जा सकता है कि आंख के सहारे दूरस्थ व्यक्ति के विचार भी उनके द्वारा भेजी गई वस्तुओं प्रतीकों के द्वारा जाने जा सकते हैं। यह पद्धति इसलिए लिपि कही जा सकती है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देखें तो रेलगार्ड का लाल या हरी झंडी दिखलाना, युद्ध विराम के लिए सफेद रंग का झंडा फहराना भी इसी के अंतर्गत आ सकती है। आजकल के गूंगे बहरों के वार्तालाप का आधार भी कुछ इसी प्रकार का माध्यम या साधन हो सकता है। जैसे उड़ीसा आदि प्रदेशों में सुपारी की मात्रा से अकेला आना या परिवार के साथ आना आदि निमंत्रण प्रकार को समझा जाता है। कुछ जगह पर आज भी शुभ कार्य के लिए निमंत्रण के लिए गुड़ भेजकर निमंत्रण किया जाता है। कहना ना होगा कि लिपि के अन्य रूपों की भांति ये बहुत व्यापक है, फिर भी इसका प्रयोग कहीं ना कहीं होता है। आज इस सत्र में हमने भाषा परिवर्तन के कारण, भाषा परिवर्तन की दिशाएं, बोली एवं भाषा के संबंध, उस प्रकार लिपि एवं लिपि के संबंध एवं लिपि विकास के क्रम के बारे में पढ़े। आप सबके धैर्य के लिए धन्यवाद। नमस्कार।